हमें जानना होगा लोगों से कि कौन सी बड़ी बात उन्हें अच्छी लगी। हम शुरुआत करते हैं केसी गोहाई से, जो कि आरडब्ल्यू मिनर का डीडीए फ्लैट से हैं। कोई एक बात जो आपको प्रधानमंत्री ने कही अच्छी बुरी जैसी लगी? ये अभी रिफंड जो है पहले 10% देना पड़ता था, अब नहीं देना पड़ा। अब नहीं देना पड़ेगा आपके हिसाब से, गौरव बंस? सर, पानी पे मैं दोबारा कहूँगा क्योंकि फार्मर्स को एक पानी का इशू है जो कंसीडर नहीं हो रहा था। खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को रखा है। इस चीज को रखा है। फिर उस बात हाँ अभी सर, उन्होंने जो पाकिस्तान के ताल्लुक से बात कही बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ तो उन्होंने पेशावर के बच्चों की बात करी, दूसरी तरफ उन्होंने गिलगित बलूचिस्तान और पीओके की बात करी। चाहता था कोई इस बात का जिक्र करे। बहुत बेहतरीन तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी है। अजय वर्मा, आपके हिसाब से निर्यात क्यों घट रहा है? रुपया रसातल में क्यों जा रहा है? छात्रवृत्ति युवाओं की घटाई जा रही है और कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। सुनार आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये देश व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, महंगाई बढ़ रही है। तो बहुत अहम बात आपने अजय वर्मा की। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तमाम कैडेट्स के साथ मौजूद हैं, स्कूली छात्रों के बीच मौजूद हैं और स्कूली छात्रों में भी उत्साह है प्रधानमंत्री से मिलने का। और मेरे ख्याल से एक जो खास चीज हर बार दिखाई देती है प्रधानमंत्री की, और ऋतु राठौर आप बताएंगी कि बच्चों के साथ वो जिस तरह से मिलने की कोशिश करते, मेरे ख्याल से ये एक कॉमन फीचर हर बार रहा है उनके भाषण के बाद का। जी, ये प्रधानमंत्री जो एक इमोशनल टच देते हैं अपने स्वभाव में, जो उनके मेरे ख्याल से एक उनका नेचुरल पार्ट है, ये सबको बहुत ही ज़्यादा टच करता है और इट इज़ वेरी नाइस। आपसे जानना चाहूंगा प्रोफेसर आशुतोष, मैं अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाना चाहूंगा, एक हफ्ता लग जाएगा, मगर इस पूरे 1.5 घंटे में उन्होंने अपनी सारी उपलब्धियां गिना दी। जी हाँ, और मुझे इस बात पे बहुत हैरत है कि इस भाषण में उन्होंने कुछ उन सवालों का बिल्कुल जिक्र नहीं किया। कौन से सवाल? जैसे उन्होंने बलूचिस्तान का नाम लिया पर कश्मीर का नाम नहीं लिया, कश्मीर की समस्या का जिक्र नहीं किया। दलितों का इतना बड़ा आंदोलन गुजरात में चल रहा है, उस आंदोलन पे, उन सवालों पे कुछ नहीं कहा। आदिवासियों के आंदोलन जो बस्तर में चल रहे हैं, उन सवालों को नहीं उठाया। और आदिवासियों और आतंकवादियों को एक पैमाने पर रखकर उन्होंने बात कही है। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जो हैं वो रुक कर चुके हैं। तमाम खास मेहमान सर, एक बड़ी बात आप मुझे बता सके शालिनी, जो आपको पसंद आई प्रधानमंत्री के भाषण? हाँ, मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने इनकम टैक्स रिफंड की बात करी, रियल एस्टेट बिल की बात करी कि अब वो पास होगा, एंड उसके साथ ही ईज़, जो पासपोर्ट फाइलिंग वगैरह में जो ईज़ हो गया है, तो उस तरह से आप बताएं संजीव कौशिक, आपको आपके हिसाब से कौन सी बड़ी बात रही प्रधानमंत्री के इस भाषण? उनके कार्यशैली में जो बदलाव है, पुरानी जितनी गवर्नमेंट थी, नई गवर्नमेंट, उनका करनी कथनी में इतना अंतर नहीं है। वो करना चाहते हैं, लेकिन टाइम के साथ कई सारी चीज़ों में बदलाव आया है। उनका हर साल अगर आप लगाएंगे, फर्स्ट ईयर उनका स्वच्छ भारत अभियान, सेकेंड ईयर उनका जनधन योजना और थर्ड ईयर उनका जीएसटी बिल पास। मगर उससे भी हकीकत के पैमाने पर हमें मापना होगा। प्रोफेसर जुनैद, एक तरफ वो ये कहते हैं कि भाई पुरानी सरकार की नीतियों को मैं सिर झुका के आगे बढ़ाना चाहूंगा, फिर वो ये भी कहते हैं पुरानी सरकार आक्षेपों की थी, मेरी सरकार अपेक्षाओं की थी। ये विरोधाभास आप देखते हैं? बिल्कुल, मुझे साफ साफ बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट माइनॉरिटी के हवाले से, ख़ास तौर से मुसलमानों के हवाले से जो चीज़ें थी, कभी इसका जिक्र तक नहीं आ पाया और उनको नाफिज करने की बात तो दूर है। एक और ख़ास बात मैं जिक्र करूं, आपदा का जो मुसीबत में जहां पर हमारी चीज़ें हैं, अभी 19 फौजी हमारे कहाँ पर गायब हैं, कुछ पता नहीं, उसका जिक्र तक नहीं किया। ये मुसीबत की घड़ी है। इस तरह पहली बार भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की दुखती रग बलूचिस्तान का जिक्र किया। हम सीधे रुक करना चाहेंगे एम्बेसडर काटजू का, जो मेरे साथ मौजूद है। एम्बेसडर काटजू, मुझे बहुत पसंद आया जिस अंदाज में प्रधानमंत्री ने पहले पेशावर का जिक्र किया और फिर पाकिस्तान का अल्टीमेट दर्द बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया। कैसे देखते हैं आप इसे? मुझे लगता है कि ये पहली बार किसी भारत के प्रधानमंत्री ने खास इतने खुल के पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान की भारत नीति में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ तो भारत के पास भी कई कार्ड्स हैं जो कि वो खेल सकता है। और मुझे एक दिलचस्प बात ये लगी कि किस तरह से उन्होंने पेशावर का दर्द उठाया और फिर उसे बलूचिस्तान से, ये बहुत सीधी धमकी नहीं थी, मगर कूटनीतिक अंदाज में कैसे कहा जाता है, ये इससे सीखा जा सकता है। संक्षिप्त में उन्होंने ये कहा कि भारत अच्छी नीति चाहता है, कि भारत की नीति हमेशा ये रही है कि वो पाकिस्तान का दुख दर्द समझता है, पाकिस्तान की मुश्किलें समझता है, पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते चाहता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा नकारात्मक रुख अपनाया है,
तो अब भारत भी वैसा ही नकारात्मक रुख अपना सकता है। बड़ी बातों पर जल्दी से नजर डालते हैं। आक्षेपों की नहीं, ये उम्मीदों की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी बात कही। करीब 2.25 घंटे तक लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण। आक्षेपों से नहीं, अपेक्षाओं से घिरी हुई है मेरी सरकार। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत की। आगे उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में रेल टिकट 1 मिनट में महज 2000 मिलते थे, मेरी सरकार में 15000 मिलते हैं। गरीब के इलाज के लिए 1 लाख खर्च करेगी सरकार। ये बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। समाज में जाति के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज में एकता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा बयान। पड़ोसी देश आपस में नहीं बल्कि गरीबी से लड़ें। बिना नाम लिए पाकिस्तान को यह बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन बलूचिस्तान का मुद्दा बहुत ही खूब अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया। पेशावर में हमला हुआ था, तब भारत रोया था। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में किया। भारत में आतंकी घटना होने पर पाकिस्तान में जश्न मनाया जाता है। ये जो विरोधाभास है, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने रखा। भटके नौजवानों को हिंसा छोड़कर घर लौटने को कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस संदेश में। और आतंकवाद के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बड़ी बात कही, आइए जरा पहले ये सुनाते हैं आपको। कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। तो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान पर यह बड़ा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिसार। स्वाभाविक सी बात है और यकीन मानिए इसकी प्रतिक्रिया पाकिस्तान में भी होगी, मगर इसके मायने क्या हैं? सीधे रुख करेंगे कंचन गुप्ता का। कंचन गुप्ता, इसके मायने क्या हैं? क्या इसमें एक ऐतिहासिक पहलू भी है जिसका आप जिक्र करना चाहेंगे यहाँ पे? जी हाँ है। यहाँ पर मैं याद दिलाना चाहूंगा 1971 में 1970 के अंत में जब श्रीमती इंदिरा गांधी बांग्लादेश का विषय जो था, ईस्ट पाकिस्तान के उस समय का जो विषय जो था, वो जब पूरे विदेश में उस बात को लेकर गई थी, उन्होंने पूरा दौरा किया था देशों का, और वहां पर भी उन्होंने इसी मामले को इसी तरीके से उठाया था कि ये विषय जो है ये एक मानवाधिकार का विषय है, ह्यूमन राइट्स का विषय है, और पाकिस्तान उस पर वार कर रही है, और भारत जो है वो इस वायलेशन को चुपचाप देख नहीं सकता, और इसलिए भारत ने निर्णय किया है बांग्लादेश का साथ देने का। और आज अगर हम देखें 2016 में प्रधानमंत्री ने जो कहा है, वो भी उसी टोन में, उसी टेनर में, कॉन्टेक्स्ट वही है कि गिलगिट में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, बाल्टिस्तान में जो मानवाधिकार के वायलेशंस हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है, वहां पर जो जैक बूट्स का राज चल रहा है, उसके विरोध में भारत खड़ा हो रहा है। बिल्कुल। और ये एक बहुत, और हम जानते हैं, मैं आऊंगा आपके पास कंचन गुप्ता, और हम जानते हैं कि मरहूम इंदिरा गांधी ने जब वो बयान दिया था, उसका नतीजा क्या हुआ था हम जानते हैं, मगर वक्त बदल चुका है। कहने की बात एक अलग होती है, पॉलिसी एक अलग चीज होती है। पेशावर के मुद्दे का किस तरह से जिक्र किया, वो भी बहुत दिलचस्प है, सुनते हैं। मानवता की प्रेरणा से पले बड़े लोग कैसे होते हैं और आतंकवाद को पुरस्कार देने वाले लोग कैसे होते हैं। मैं विश्व के सामने 2 चित्र रखना चाहता हूं, 2 घटनाएं उनके सामने रखना चाहता हूं, और मैं विश्व को कहता हूं, मानवता में विश्वास करने वाले लोगों को कहता हूं कि जरा तराजू से तोल के देखिए। वो एक घटना जब पेशावर में आतंकवादियों ने
निर्दोष बच्चों को स्कूल में मौत के घाट उतार दिया। घटना पेशावर में हुई थी, घटना आतंकवादी थी, निर्दोष बालकों का रक्त बहाया गया था, ज्ञान के मंदिर को रक्त रंजित कर दिया था, निर्दोष बच्चों को मार दिया गया था। यह हिंदुस्तान, संसद की आंखों में आंसू थे, भारत की हर स्कूल रो रही थी, भारत का हर बच्चा पेशावर के बच्चों की मौत से सदमा अनुभव कर रहा था, उसकी आंखों से आंसू सूखते नहीं थे। आतंकवाद से मरने वाला पेशावर का बच्चा भी हमें दर्द देता था, दुख देता था। यह है हमारी मानवता से पली बड़ी संस्कृति की प्रेरणा, यही है हमारी मानवता। लेकिन और तरफ देख लीजिए कि जब आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करने का काम हो रहा है, जहां आतंकवादी घटना में निर्दोष लोग मारे जाएं तो जश्न मनाए जाते हैं। ये कैसा आतंकवाद से प्रेरित जीवन है, कैसे आतंकवाद से प्रेरित सरकारों की रचनाएं हैं, ये दो भेद दुनिया भली भांति समझ लेगी, इतना मेरे लिए काफी है। इस भाषण के तेवर बेशक चुनावी रहे हो, मगर यह वो लम्हा था जिसे मैं सियासी और कूटनीतिक पटखनी मांगता हूं। आपसे जानना चाहता हूं प्रोफेसर जुनैद, इसकी क्या अहमियत मानते हैं, पेशावर को जिस अंदाज में प्रधानमंत्री ने जिक्र किया? देखिए, एक बहुत बड़ी बात है और वो ये है कि जो मजहब औरतों और बच्चों पर जुल्म करने वालों के खिलाफ जिहाद करने की बात करता है, वो लोग इस्लाम के नाम पर जो बच्चों का कत्ल करते हैं, वो कितना बड़ा अत्याचार है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चेतावनी दी, बहुत बड़ी बात कही प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन एक ख़ास बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का ख़ास तौर से माइनॉरिटी, ख़ास तौर से मुसलमान पूरी तरह से इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहता है। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के हवाले से अमन का पैगाम भी देना चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इतने लोगों का जिक्र किया सबका साथ सबका विकास के तहत, लेकिन बहुत अफसोस के साथ मैं कह सकता हूं कि इस्लाम की नीति को और किसी भी मुसलमान का जिक्र भी नहीं कर सके। ये अहम मुद्दा अपने यहां पर उठाया प्रोफेसर जुनैद, जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये वक्त नहीं कि मैं अपनी उपलब्धियां गिनाऊं, एक हफ्ता लग जाएगा। हालांकि इस पूरे भाषण में वो अपनी उपलब्धियां ही गिनाते दिख रहे थे और पिछली सरकारों पर तंज भी कसने से नहीं चुके प्रधानमंत्री। एक समय था हमारे यहां सरकारें आक्षेपों से घिरी रहती थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज सरकार आक्षेपों से घिरी नहीं है, लेकिन अपेक्षाओं से घिरी हुई है। और जब अपेक्षाओं से घिरी रहती है, तब यह बात का संकेत होता है कि जब आशा हो, भरोसा हो, उसी की कोख से अपेक्षाएं जन्म लेती हैं और अपेक्षाएं सुराज की ओर जाने की गति को तेज करती हैं, नए प्राण पुरती हैं और संकल्पों की पूर्ति नित्य निरंतर होती रहती है। बहुत संक्षिप्त में अशोक वानखेड़े, ये सरकार आक्षेपों से नहीं घिरी है, मानेंगे आप इस बात को? ये उनका सोच है और जो भी सरकार में रहता है वो हमेशा कहता है कि वो विकास का काम करता है और उनके ऊपर आरोप झूठे हैं। जब वो सत्ता से जाते हैं तो आरोप साबित होते हैं। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने जितने दावे किए, ये पूरा जो उन्होंने लेखा जोखा दुनिया के सामने रखा, देश के सामने रखा, वो कितना यथार्थ के धरातल पे उतरा है ये भी देखना पड़ेगा। ये भी हमें परखना होगा। बहुत संक्षिप्त में नमोसेना से जुड़े हुए विकास पांडे हैं। विकास, पूरी तरह से चुनावी स्पीच? जी नहीं, उन्होंने ये दिखाया है कि पहले भी कई चीज़ें हुआ करती, जैसे फॉर एग्जांपल एलईडी की टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, लेकिन वो बल्ब 350 रुपये में मिलता था। कैसे ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, कैसे अपनी पॉलिसीज, अपनी इच्छा उन्होंने शुरू में कहा था दिशा हम देना चाहेंगे, मगर वो उस पूरे भाषण में चुनावी तेवर ही दिखे हमें। मैं आपसे इस पे और विस्तृत रिएक्शन लूंगा। सामाजिक समरसता पर, सामाजिक तनाव पर किस तरह का बयान प्रधानमंत्री ने दिया, वो सुनते हैं। आज जब सामाजिक तनाव देखते हैं तो रामानुजाचार्य जी, संत पुरुष, उन्होंने देश को क्या संदेश दिया था? रामानुजाचार्य कहते थे
भगवान के सभी भक्तों को भेदभाव और ऊंच नीच का ख्याल किए बिना सेवा करो। उम्र जाति के कारणों की वजह से किसी का भी अनादर मत करो, हर किसी का सम्मान करो। जो बात गांधी ने कही, जो बात अंबेडकर ने कही, जो बात रामानुजाचार्य ने कही, जो भगवान बुद्ध ने कही, जो हमारे शास्त्रों ने कही, जो हमारे सभी आचार्य महंतों गुरुओं ने शिक्षकों ने कही, वो है हमारे सामाजिक एकता की। तो हमारे साथ आशु मोंगिया साहब हैं, गौरक्षक बताते हैं खुद को। सर, एक और करारा हमला हुआ आप लोगों पे आज। नहीं, हम लोगों पे हमला हुआ है तो मैं तो बोल रहा हूँ कि ओपनली जवाब हम दे रहे हैं। जिस पाकिस्तान का आप जिक्र कर रहे हो, जिस बांग्लादेश का जिक्र कर रहे हो, बांग्लादेश को कैटल स्मगलिंग रोकने में आज तक फेल है मोदी सरकार। पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हो, डबल पॉलिसी अपना रहे हो, फिर वही पिंक रेवोल्यूशन जैसे 2014 में आए थे, आज फिर वही कहानी कि पाकिस्तान को फिर आप लोग बीफ क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हो। और मापदंड देखिए, आपका कोर वोट बैंक है। देखिए, इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो मोदी जी ने पिछली सरकार और अभी की सरकार में जो अंतर बताया, जो उन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट में कैसे काम स्पीड अप हुए हैं उसके बारे में बताया, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आप मुद्दे से बच रहे हैं। हमारे साथ कुछ और खास लोग हैं यहाँ पर। बताइए, पंजाब का चुनाव आने वाला है, आप चूंकि नशा मुक्ति से आपका एक सीधा ताल्लुक है, क्या आप हताश हैं कि उसका जिक्र नहीं किया गया? एकदम। सी, नशा एक मेजर और इम्पॉर्टेंट इशू है, स्पेशली बच्चों में, नवयुवकों में। इसको अगर आप एड्रेस नहीं कीजिएगा तो नेशनल सिक्योरिटी के साथ इसका इशू है। परिवार में जो आम लोग रह रहे हैं, अगर उसका बच्चा अगर ड्रग एडिक्ट है तो उसके लिए कितनी परेशानी है। मोहल्लों पे लोगों का चलना और स्त्री सुरक्षा के बारे में इसका। डॉक्टर साहब, आखिरी में किसानों के 5% बचे हैं ऋण, ये बात उन्होंने बहुत अहम की, आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में ही 2500 करोड़ रुपए बकाया है। ना तो किसानों के कर्जे की माफी की कोई बात हुई है और ना ही फसलों के लागत का 1.5 गुना देने की कोई बात मोदी जी ने की है। ऋतु राठौर, कई आशंकाएं, मैं आ रहा हूं बस, कई आशंकाएं यहाँ पे लोग जाहिर कर रहे हैं। आखिरी कमेंट आपका। मैं यही बोलूंगी, धैर्य रखिए, 2 साल हुए हैं, मोदी जी को टाइम दीजिए, वो सबकी आकांक्षाओं पे जरूर खरे उतरेंगे। तो एबीपी न्यूज के मंच पर आप ये बड़ी कवरेज लगातार देख रहे थे। प्रधानमंत्री के इस भाषण की समीक्षा लगातार एबीपी न्यूज पर जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।